इस वीडियो में हम लोग एक फेमस विक्टोरियन क्रिटिक मैथ्यू आर्नोल्ड का एक वर्क डिस्कस करेंगे, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम। दोस्तों ये एक फेमस ऐसे है स्टडी ऑफ पोएट्री की तरह। इस वीडियो में हम लोग पूरे ऐसे को डिस्कस करेंगे। लाइन बाय लाइन तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन आपको समरी सुना दूंगा जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। इस ऐसे को पढ़ने से पहले आप एक टर्म नोट करो दोस्तों, फिलिस्तीनिज्म। इसका यूज़ किया था मैथ्यू आर्नोल्ड ने इस ऐसे को लिखते वक्त। उन्होंने जब पढ़ा और देखा कि फिलिस्तीनी लोग जो थे वो लंबे टाइम से मटेरियल वेल्थ, कंफर्ट ज़्यादा पसंद करते थे। कल्चरल, आर्ट, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, इन सब चीज़ों से उनका कोई मतलब नहीं था। तो पुराने टाइम से ये सारी चीज़ें देखी गई है कि ये नैरो माइंडेड होते हैं, नए आइडियाज़ को मानने को तैयार नहीं होते। तो थॉमस कार्लाइल और मैथ्यू आर्नोल्ड जैसे राइटर्स ने इस टर्म को फेमस कर दिया, फिलिस्तीनिज्म। कौन सी टर्म? फिलिस्तीनिज्म। आर्नोल्ड ने देखा कि यही हाल आज के टाइम पर हमारी इंग्लिश विक्टोरियन मिडिल क्लास का हो रहा है, क्योंकि ये लोग भोग विलास की चीज़ों में ज़्यादा डूबे हुए हैं। इनको कल्चर, आर्ट और इंटेलेक्चुअल ब्यूटी से कोई मतलब नहीं है। तो एक तो ये टर्म आपको ध्यान रखनी है। अब इस ऐसे में मैथ्यू आर्नोल्ड ने क्या बताया है उसकी बात करते हैं। उन्होंने बताया कि प्रेजेंट टाइम पे, मतलब आज के वक्त, क्रिटिसिज्म की ज़रूरत क्यों है विक्टोरियन सोसाइटी को, जिस वक्त वो रह रहे थे। लॉजिक के साथ बात समझानी पड़ेगी आपको ताकि पब्लिक को समझ में आए। क्या बोलते हैं इस ऐसे में कि पहले तो मुझे भी ये बात पता है कि कोई भी लिटरेरी क्रिएशन हो, लिटरेरी क्रिएशन किसको बोलते हैं? पोएट्री हो, प्रोज हो, ऐसे हो, किसी भी टाइप की लिटरेरी क्रिएशन होती है, उन सब में जो सबसे लो रैंक होती है ना, नीचे वाली रैंक, वो होती है क्रिटिसिज्म की। अब ये बात तो पता है, लेकिन फिर भी क्रिटिसिज्म ज़रूरी है, क्योंकि आप हमेशा ग्रेट वर्क्स लिखते नहीं रह सकते। आपको ग्रेट वर्क्स लिखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आइडियाज़ की, और आइडियाज़ ऐसे नहीं आते। आइडियाज़ नहीं आएंगे तो क्रिएटिव लिटरेचर नहीं लिखा जाएगा। इसलिए आप देखना, क्रिएटिव लिटरेचर बहुत रेयर होता है, बहुत कम लिखा जाता है। देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, नोट कर लेना। वो बोलते हैं कि ग्रेट लिटरेचर रेयर कंडीशंस में ही लिखा जाता है, जब दो चीज़ें आपस में मिलती है। तो ये दो चीज़ें क्या है? पावर ऑफ मैन और पावर ऑफ मूवमेंट। इसमें ये पावर ऑफ मैन तो भले ही आपको हर वक्त नहीं तो बहुत मौक़ों पर मिल जाएगी, लेकिन पावर ऑफ मूवमेंट हमेशा अवेलेबल नहीं होती। मैं थोड़ा सा आपको पावर ऑफ मैन और पावर ऑफ मूवमेंट का मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या फ़र्क है दोनों में? देखो, ग्रेट लिटरेरी वर्क्स बनते हैं जब ये दोनों साथ में आते हैं, पावर ऑफ मैन और पावर ऑफ मूवमेंट। पावर ऑफ मैन का मतलब होता है इंसान का इंडिविजुअल टैलेंट, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। एक ऑथर है, उसकी पर्सनल जीनियस। क्रिएटिव आर्ट प्रोड्यूस करने के लिए इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत होती है। जबकि पावर ऑफ मूवमेंट क्या होता है? इसका मतलब होता है वो समय, वो टाइम जिसमें ऑथर लिख रहा है, अपने आसपास का क्लाइमेट कैसा बना हुआ है, उसके आसपास का क्लाइमेट कैसा बना हुआ है, उसे कैसे आइडियाज़ आ रहे हैं। तो इस तरह से जब ये दोनों पावर्स एक साथ में आएंगी तब ग्रेट वर्क प्रोड्यूस होगा। अगर दोनों में से एक भी पावर एब्सेंस होगी तो वर्क में कमी रह जाएगी। जैसे वो लॉर्ड बायरन और गॉथी का एग्जाम्पल देते हैं। ये दो जने ऐसे लोग थे जो अपने टाइम के ग्रेट इंडिविजुअल टैलेंट से भरे हुए थे, लॉर्ड बायरन भी और गॉथी भी। लेकिन गॉथी के वर्क्स आपको लॉर्ड बायरन से ज़्यादा पावरफुल दिखेंगे आज की डेट में, क्योंकि गॉथी का जो कल्चरल मूवमेंट था वो बहुत रिच था, उसमें जी रहे थे। लेकिन लॉर्ड बायरन को मिला नहीं वो रिच कॉन्टेक्स्ट। इसलिए आर्नोल्ड के अकॉर्डिंग आपके पास सिर्फ इंडिविजुअल जीनियस हो इतना काफ़ी नहीं है। वो सिर्फ यहाँ पर बायरन को ही नहीं, शैले के लिए भी लिखते हैं कि शैले के पास में भी इमेजिनेशन की पावर तो थी, लिरिकल ब्यूटी भी थी, लेकिन उनके वर्क्स आप इनको इनकोहेरेंट लगते हैं। कहते हैं कि शैले के आइडियाज़ बहुत बिखरे हुए थे, एक क्लियर लॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं मिलता। वर्ड्सवर्थ के लिए भी बोलते हैं, उनके अंदर भी कमी थी कि वो वैरायटी कमी थी, रिपीटेटिव होते थे उनके वर्क्स एंड ऑल। ये सब चीज़ें उन्होंने बताई है। तो अब क्या चीज़ ऐसी है जो पावर ऑफ मूवमेंट और पावर ऑफ मैन को एक साथ लेकर आए? इसमें हेल्प कौन करेगा? वो है क्रिटिसिज्म। अगर आपके पास कोई आइडियाज़ है, मान लो कोई वर्क लिखने के लिए, तो क्रिटिसिज्म आपकी हेल्प करेगा उन आइडियाज़ को स्ट्रांग बनाने में। फ्यूचर के क्रिएटिव राइटर्स को हेल्प करता है ये क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं लॉजिक के साथ में मैथ्यू आर्नोल्ड, लिख लेना। इसका काम है दुनिया को बेस्ट से बेस्ट वर्क्स के बारे में बताना। ये एक इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर तैयार करता है ऐसे क्रिएटिव जीनियस लोगों के लिए जो यहाँ पर इस एटमॉस्फेयर में आकर इंस्पायर हो अच्छा लिखने के लिए। आप हिस्ट्री उठाकर देख लो ना, पहले क्रिटिसिज्म होता है, बाद में ग्रेट क्रिएशन आती है दुनिया के सामने। पहले क्रिटिसिज्म होता है, बाद में ग्रेट क्रिएशन आती है दुनिया के सामने। वो कहते हैं कि क्रिटिक के अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए अच्छे से अच्छा जानने की। उसका क्रिटिसिज्म हमेशा अनबायस्ड होना चाहिए, निष्पक्ष। कहने का मतलब
किसी पॉलिटिकल प्रैक्टिकल विचारों से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। क्रिटिक का काम खुद को सेटिस्फाई करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका काम होना चाहिए लिटरेरी क्रिएशन को परफेक्शन की तरफ ले जाना। यही एक स्पिरिचुअल पर्पस होना चाहिए क्रिटिसिज्म का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड में आज की डेट में ऐसा हो नहीं रहा है। आर्नल्ड तो यहाँ पर ऐसा भी बोलते हैं कि क्रिटिसिज्म सिर्फ किसी आर्ट वर्क का ही क्यों होना चाहिए, बल्कि ये तो जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। खैर, ये बात थोड़ी आगे की है। आगे आर्नल्ड ने क्या बोला है कि मान लो एक क्रिटिक अनबायस्ड है, चीज़ों को वैसे ही देखता है जैसी वो है, तो हो सकता है कि उसे गलत समझा जाए, लेकिन यही उसकी परीक्षा होगी, उसे इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करना होगा। और एक क्रिटिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गलत एस्टिमेट लगाना। और प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब एक क्रिटिक पर फिलिस्तीनिज्म का इन्फ्लुएंस हो। मैंने आपको बताया था फिलिस्तीनिज्म क्या है, लेकिन देखो उसका काम होता है काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उसे नॉलेज एक्वायर करनी चाहिए, मतलब उसके पास में नॉलेज होनी चाहिए जिससे वो ठीक से वर्क्स पर अपना जजमेंट दे पाएगा। और फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि दूसरे देशों के लिटरेचर पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए उन्होंने वही जो स्टडी ऑफ पोइट्री में नाम गिनवाए थे, होमर, दांते, शेक्सपियर, गॉथी, इन सब राइटर्स के नाम गिनवाते हैं और भी राइटर्स के नाम गिनवाते हैं जो स्टडी ऑफ पोइट्री में इन्होंने गिनवाए थे। और कंक्लूड करते हुए ये बोलते हैं कि भले ही क्रिटिसिज्म कोई ग्रेट क्रिएशन का काम ना हो, बाकी क्रिएशन से सबसे नीचे आता हो, लेकिन फिर भी ग्रेट क्रिएशंस को हेल्प ज़रूर करता है। इसलिए क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है। इस तरह से ये ऐसे ख़त्म होता है दोस्तों। मैंने आपको पूरी समरी बताई है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ मेन आइडिया समझ में आ गया होगा इस ऐसे का। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।